बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा आर्टिकल है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सप्लोजन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कोलिजन्स के बारे में बहुत डिटेल में पहले पढ़ा, इलास्टिक, इन इलास्टिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन्स भी पढ़े। कोलिजन्स में खास बात क्या थी, आप लोगों ने अगर नोट किया, ये देखिए, ये मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल मेरा सिस्टम है। अब जब ये सिस्टम है, कोई और बॉल आकर इसको हिट करती है, और जब वो इसको हिट करेगी तो ये जो फोर्स जनरेट हुई इस पर, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो सिस्टम के बाहर से आ रही है। और इस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। और हमने देखा कि ऐसे कोलिजन्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। लेकिन आज का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यही बॉल है, जस्ट इमेजिन करें मैं इस बॉल के अंदर एक फायर क्रैकर डाल देता हूं। जब वो फायर क्रैकर एक्सप्लोड करेगा, फटेगा, तो ये बॉल जो है वो 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4, बहुत ज्यादा हिस्सों में भी डिवाइड हो सकती है, और वो सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मूव करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से डिस्टर्ब किया है। और अगर हम इंटरनल फोर्सेस की वजह से किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करें तो हम कहते हैं ये एक एक्सप्लोजन है। इसे आप उर्दू में धमाका कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा धमाका हो। जब भी कोई चीज अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूट जाए तो हम कहते हैं ये एक्सप्लोजन है फिजिक्स में। अब क्वेश्चन आज का ये है कि ऐसे एक्सप्लोजन्स के अंदर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा या नहीं, यही आज हम लोगों ने जानना है। तो मुझे इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा एक शेल की। तो ये पहली एग्जांपल है आज की। ये देखिए, एग्जांपल नंबर 1 है एक्सप्लोजन ऑफ ए शेल। देखिए स्टूडेंट्स, बुक ने इसकी एक एग्जांपल दी है, लेकिन उस एग्जांपल से पहले मैं आपको उससे थोड़ी सी आसान एग्जांपल समझाता हूं ताकि बुक की एग्जांपल आप समझ सकें। जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक शेल है और ये शेल इस वक्त रेस्ट पर है। तो मैं ये केस यूं बना देता हूं कि एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल एट रेस्ट। मैं फिर से बोल दूं कि ये बुक की एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए समझाऊंगा। तो एक शेल है, रेस्ट पर है, मैं इसके अंदर कोई फायर क्रैकर डाल देता हूं। अब ये फायर क्रैकर जब फटेगा तो इसके कुछ हिस्से होंगे, मैं इमेजिन करता हूं 2 हिस्से के बराबर के 2 टुकड़ों में ये बढ़ जाएगा। जरा देखते हैं एक्सप्लोजन में होगा क्या। तो इसको एक्सप्लोड होगा जब ये अंदर से, और इसके 2 हिस्से होंगे, वो दोनों हिस्से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे। अब हमने ये देखना है कि क्या इस दौरान मोमेंटम कंजर्व रहा या नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनिशियल मोमेंटम कितना था। तो आप देखेंगे कि हमारा सिस्टम यानी कि शेल रुका हुआ था, रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, 0। अब हम जरा देखते हैं कि फाइनल मोमेंटम कितना होगा। जब एक्सप्लोजन हुआ तो शेल तो रहा ही नहीं, बल्कि वो शेल जो है वो क्रैक होकर 2 बराबर के हिस्सों में टूट गया, और एक जो हिस्सा है हमने देखा कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और दूसरा हिस्सा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। जब कोई चीज किसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम का वेक्टर भी होता है।
मोमेंटम एक्चुअली सिंगल नहीं है, मोमेंटम जो है वो प्लूरल वर्ड है, एक चीज के एक फ्रैगमेंट के हिस्से को मोमेंटा कहेंगे। तो इसका मोमेंटा जो है वो इधर होगा और इसका मोमेंटा जो है वो भी इधर को, और दो बराबर के वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब आप इनके मोमेंटा को ऐड करेंगे तो हेड टू टेल रूल से जोड़ेंगे। आप इसको इसके हेड पर इसकी टेल रखेंगे, तो जब मैं इसकी टेल इसके हेड पर रखूंगा तो ये तो एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ जाएगा। वैसे भी हमें मालूम है कि जब दो बराबर के इक्वल वेक्टर्स हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वही तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि इसका भी मोमेंटा है, इसका भी मोमेंटा है, लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करेंगे, इन दोनों के मोमेंटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो अभी भी हमारे पास फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का नहीं होगा, क्योंकि वो ऐड होकर जीरो आ जाएगा। आप मुझे बताएं, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जितना है फाइनल मोमेंटम भी उतना ही है, दोनों ही जीरो है। इसका मतलब हमारे पास टोटल मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इसका मतलब इस किस्म के एक्सप्लोजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स। अब जरा देखते हैं कि जरूरी तो नहीं कि दो ही हिस्से हों, तीन हिस्से भी तो हो सकते हैं। तो अगर किसी भी एक्सप्लोजन में तीन हिस्से हों, तीन फ्रैगमेंट्स बने, तो वो किस डायरेक्शन में जाएंगी? वो कैसे चूज करेंगी कि भाई हमने किस डायरेक्शन में जो है वो फ्लाई करना है? उनके लिए ये लॉ है जो उनको बताएगा किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, इसमें ये हमारे पास वही शेल है और ये शेल अब तीन हिस्सों में टूटेगा। अभी ये रेस्ट पर है, जब ये तीन हिस्सों में टूटेगा तो इसकी ये तीनों फ्रैगमेंट्स जो हैं, ये तीन फ्रैगमेंट्स बनी इस डायरेक्शन में। अब आप कहेंगे सर ये इस तरह से ही क्यों फ्रैगमेंट्स बनी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई पहले शेल रेस्ट पर था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होल्ड करना है, तो इनिशियल मोमेंटम तो है नहीं, तो फाइनली उन्होंने इस ऐसी डायरेक्शन चूज कर रही है कि उनके वेक्टर्स फिर से आंसर जीरो दें। तो जरा देखिए, इन तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। तो पहले के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर की टेल। अब जरा देखें, पहले की टेल और लास्ट का हेड तो आपस में कंसाइड कर रहा है। आपको मालूम है जब भी वेक्टर्स क्लोज पाथ बनाए तो इसका मतलब उनका रिजल्टेंट कितना है? जीरो। इसका मतलब अभी भी इनका टोटल मोमेंटम कितना आ रहा है? जीरो। और ना सिर्फ ये तीन हिस्से, आप चार हिस्से कर लें, आप देखेंगे जो चार हिस्से हैं वो ऐसी डायरेक्शन चूज करेंगे कि फिर से आप उनको जब ऐड करेंगे तो उनका मोमेंटम जीरो आएगा टोटल, क्योंकि उनके वेक्टर्स ऐड होकर जीरो रिजल्टेंट देंगे। आप लोगों ने देखा कि जितने मर्जी हिस्से हो जाएं, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लोजन्स में एप्लीकेबल है। लेकिन अभी तक एक बात जो हम लोगों ने नोट की वो ये कि मैंने शेल को स्टार्टिंग पोजीशन में रेस्ट पर रखा हुआ था, लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं। अगर एक शेल जो है वो फॉल कर रहा हो, गिर रहा हो, और फिर गिरते हुए वो फटे, एक्सप्लोड करे, फिर क्या सिस्टम बनेगा? ये वो एग्जांपल है जो बेसिकली आपकी बुक ने चूज की है। तो अब मैं वो एग्जांपल देखने लगा हूं जो आपकी बुक ने डिस्कस की। तो ये देखिए, तो मैं इसको एग्जांपल को इस तरह कहूंगा कि एक्सप्लोजन ऑफ ए फॉलिंग शेल। एक शेल जो गिर रहा है, जब वो एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा? अब आप सोचें स्टूडेंट्स कि ये शेल गिर रहा है और मैं इसके अंदर ऑलरेडी एक फायर क्रैकर डाल चुका हूं। जब ये फायर क्रैकर एक्सप्लोड करेगा, सपोज करें इसके दो बराबर के हिस्से टूटेंगे शेल के। अब आपके ख्याल में ये शेल के बराबर के हिस्से जब टूटेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो हमारे पास ये फिर से एक जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा और दूसरा फॉरवर्ड मूव करेगा। और ज्यादातर बच्चे यही समझते हैं, क्योंकि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं कि बैकवर्ड मोमेंटम इज इक्वल टू फॉरवर्ड मोमेंटम। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। असल स्टेटमेंट ये है कि टोटल मोमेंटम
शुड नॉट चेंज। टोटल मोमेंटम जो है वो हमारे पास ओरिजिनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम जितना आना चाहिए। ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की टर्म है ना, ये ऐसी जगहों पर लग जाती है जैसे यहां पर, जहां पर हमारे पास शेल रेस्ट पर है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां इस एग्जांपल में हमारे पास शेल रेस्ट पर नहीं था। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था ही नहीं। अब ये देखिए, हमारे पास ये शेल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ऑलरेडी इसके पास मोमेंटम है, इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। तो ये है बिफोर एक्सप्लोजन, धमाके से फटने से पहले। लेकिन जब यही शेल इस तरह से गिर रहा होगा और ये दरमियान में एक्सप्लोड करेगा, तो फिर हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने पहले बताया, वैसे हिस्से नहीं बनेंगे, बल्कि एक्चुअली में ये कुछ इस तरह से एक्सप्लोड करेगा कि इसके ये दोनों फ्रेगमेंट्स इन डायरेक्शन में जाएंगे जिनमें शो हो रहे हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये क्या, ये तो फिर बैकवर्ड और फाइनल मोमेंटम जो है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोमेंटम बराबर नहीं है। अब जरा देखते हैं इसको डिटेल में। हमने देखा कि इसके दो हिस्से बने और एक हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा हिस्सा, दूसरी फ्रैगमेंट इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जरा देखें, इनिशियल, ये कोलेजन के बाद की बात है, तो ये आफ्टर कोलेजन है। तो आप जरा देखें, हमारे पास बिफोर कोलेजन इतना मोमेंटम था, टकराने के बाद ये जो फ्रैगमेंट है इसका मोमेंटम ये है, इसका मोमेंटम इधर को है, ये बिफोर कोलिजन वाला है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, जरा इनको फोकस करें। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं, अगर ये देखिए जी, ये एक है, मैं इसको, इसकी टेल को इसके हेड पर रखूंगा ऐसे, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब ये पहले फ्रैगमेंट का मोमेंटम है, ये दूसरे फ्रैगमेंट का मोमेंटम है, तो इनका कुल मिलाकर टोटल मोमेंटम कितना होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये होगा इनका टोटल मोमेंटम। और अगर आप देखें, ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इन दोनों का मिलाकर ये तो आपस में सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ के। इसका मतलब अभी भी जो टोटल उनका कुल मिलाकर मोमेंटम है वो इनिशियल जो पूरे शेल का मोमेंटम था उन्हीं जितना है। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी भी एप्लीकेबल है। बजाहिर देखने में ऐसे लग रहा है जैसे शेल जो है वो जब एक्सप्लोड हुआ तो वो इन डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इस वजह से उनको इन डायरेक्शन में मूव करना पड़ा क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहले हमने जब ऐड करना है अपना मोमेंटम तो जीरो नहीं आना, अगर वो रेस्ट पर होता तो जीरो आता, अब उनका मोमेंटम इतना आना चाहिए, इस वजह से अब देख ले उतना ही आ रहा। तो ये हमारे पास एक फॉलिंग शेल की एग्जांपल थी। और बॉम्ब जब हमारे पास एक्सप्लोड किया जाता है तो कोई बॉम्ब फेंके तो वो जब रास्ते में एक्सप्लोड हो जाए तो वहां पर आप अगर उनके फ्रैगमेंट्स के टोटल पार्ट्स देखेंगे और उनके सारे मोमेंटम्स को ऐड करेंगे तो इनिशियल बॉम्ब का जो मोमेंटम है उसी के बराबर आपका आंसर आएगा। यहां से हमारे पास एक और एग्जांपल भी आती है जिसमें सिस्टम के अंदर से चेंजेस आती हैं और वो एग्जांपल है गन और बुलेट की। तो आइए जरा उसको भी डिटेल में देखते हैं। तो ये है आपकी बुक की दी गई दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, और ये किस बारे में है जी कि राइफल एंड गन, राइफल एंड बुलेट, बुलेट और राइफल की एग्जांपल है। अब जरा देखें, हमारे पास अगर एक गन है और आप इस गन को देखें, जब आप इसको फायर करते हैं आप बाहर से इसको कोई पुश नहीं करते, जो कुछ भी होता है इसके अंदर से होता है, यानी कि सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस करेंगे जो भी करेंगे, और जब सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हो तो हम उसे एक्सप्लोजन कहते हैं। तो इसका मतलब जो गन है वो भी एक एक्सप्लोजन है। आजकल ऐसी गन्स आई हुई हैं जो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, जिनका पता भी नहीं चलता कि वो चली हैं। इसका मतलब क्या, अगर वो आवाज नहीं दे रही तो ये नहीं कहेंगे कि वो एक्सप्लोजन है। हाँ, रियल लाइफ में आप शायद ना कहें, लेकिन फिजिक्स कहती है ये एक्सप्लोजन है। इस वजह से नहीं कि इसका बहुत ज्यादा साउंड हो, धमाका हो तो फिर एक्सप्लोजन होता है। जब भी किसी सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस उसको
सिस्टम को चेंज करती है तो हम उसे एक्सप्लोजन कहते हैं फिजिक्स में। अब यहां पर हमारे पास ये जो गन और बुलेट की बेसिकली एग्जांपल है, इसको जरा डिटेल में देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बुलेट जो है वो गन के अंदर मौजूद है। मैं गन का बाकी सिस्टम नहीं बनाता। अब जैसे ही एक्सप्लोजन होगा तो डेफिनेटली ये बुलेट आगे को जाएगी, मगर सबसे पहले तो ये देखें कि इस वक्त सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है। आप देख रहे हैं सिस्टम से मुराद यहां गन और बुलेट है, और पूरा सिस्टम गन और बुलेट दोनों इस वक्त रेस्ट पर है। इनिशियल मोमेंटम 0 हुआ। अब जरा देखते हैं दूसरी बात, जब ये बुलेट मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपको मालूम है जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका एक मोमेंटम होगा जिसे मैं mv कह देता हूं, वेयर स्मॉल m इज द मास ऑफ द बुलेट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट। तो मैं ये कह देता हूं कि mv। अब जरा देखिए, आपको मालूम है इनिशियल मोमेंटम 0 है और हमें मालूम है एक्सप्लोजन्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। तो फिर हमें यह भी मालूम होगा कि फायर करने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। लेकिन टोटल मोमेंटम तो 0 नहीं लग रहा, क्योंकि बुलेट जो है वो उसने अपने एक मोमेंटम गेन कर लिया। आप इस वेक्टर को 0 कर सकते हैं अगर आप इसके बराबर का एक वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि अगर बुलेट आगे को जा रही है और उसका मोमेंटम आगे को है लेकिन टोटल मोमेंटम 0 भी करना है, तो बैकवर्ड कोई मोमेंटम जनरेट होना चाहिए। और वो मोमेंटम पता है किसका होगा? वो गन का मोमेंटम होगा। और आपने देखा है कि गन को पीछे को एक झटका लगता है। क्यों लगता है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड किया जा सके, अप्लाई किया जा सके, वो एप्लीकेबल रहे। अब इसका मोमेंटम गन का जो मास है वो m कैपिटल में, और उसकी जो बैकवर्ड वेलोसिटी में उसको v डैश कहता हूं। जरा स्टूडेंट्स यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। हमें मालूम है कि इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम यानी कि फायर होने के बाद मोमेंटम कितना है वो भी हम देख लेते हैं। फाइनल मोमेंटम में 2 चीजों का मोमेंटम है, एक तो इस बुलेट का मोमेंटा विच इज mv, और एक राइफल का मोमेंटा विच इज कैपिटल M एंड v डैश। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो तो अप्लाई होना ही होना है, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है ये लॉ कहता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम must be equal to final momentum of the system। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv प्लस कैपिटल mv। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर मैं v डैश की वैल्यू यानी राइफल की वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मैं इसको एक तरफ रखूंगा और ये mv उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये v डैश फिर किसके बराबर आएगा? ये mv उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। ये देखिए इस इक्वेशन को गौर से देखिए। इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास v डैश है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल, और ये जो m है कैपिटल, ये उस राइफल का मास है। देखिए भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना जबरदस्त है। ये बता रहा है कि हमारे पास ऊपर आ रहा है किसकी वेलोसिटी? बुलेट की, तो बहुत कम। नीचे आ रही है राइफल की वेलोसिटी, वो तो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। आप जब किसी बहुत थोड़ी वैल्यू को बहुत ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करें तो आंसर तो बहुत छोटा आता है। वो आंसर इतना कम होगा कि जब वो v यानी कि बुलेट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा वो छोटा आंसर
तो हमारे पास आंसर और छोटा आएगा, यानी कि राइफल की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होगी। और उसकी रीजन क्या है? क्योंकि राइफल का मैस इतना ज्यादा है, उन्होंने अपनी वेलोसिटीज नहीं बराबर रखनी, उन्होंने अपना मोमेंटम बराबर रखना है। मिसाल के तौर पर अगर ये मोमेंटम आगे को निकला है लाइक 1000 और उसकी वेलोसिटी थी, मोमेंटम तो mv होता है, अब mv 1000 है, उसका मैस अगर 10 हो तो वेलोसिटी 100 हो तो 1000 बनेगा ना। लेकिन अब इसने गन ने भी पीछे मोमेंटम कितना रखना है? 1000 ही रखना है, लेकिन गन का तो अपना मास ही 500 होगा, तो फिर उसको वेलोसिटी कितनी रखनी है? सिर्फ 2, और उसका 1000 बन जाएगा। इसका मतलब गन क्योंकि हैवी है, तो जब वो वापस उसको झटका लगेगा, इसे हम एक टर्म देगी बुक, रिक्वाइल्स बैक। क्या वर्ड है ये? जब ये वापस को झटका लगना, इसे हम बोलते हैं रिक्वाइल्स बैक। तो क्या वो वेलोसिटी जो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी है, क्या गन भी उसी वेलोसिटी से रिक्वाइल बैक होगा? नहीं, बल्कि गन उस वेलोसिटी के बहुत कम हिस्से से वापस पलटेगा, रिक्वाइल बैक करेगा उसकी फ्रैक्शन पार्ट से। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बदौलत है। क्या ये बड़ा जबरदस्त चीज नहीं है? ऑफ कोर्स है। इमेजिन करें अगर ऐसा ना होता, गन भी उसी वेलोसिटी से वापस आती जिससे बुलेट आगे को गई है, तो बुलेट के दुश्मन को हिट करने से पहले पहले गन ही आपको हिट कर देती थी और आप मर जाते। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, और ये झटका फिर भी, हालांकि वेलोसिटी बहुत कम है लेकिन मोमेंटम तो बहुत ज्यादा है ना, तो ये जो गन झटका लेती है ये इतना ज्यादा जोर से पीछे लेती है, इसलिए जब राइफल यूज कर रहे हो सोल्जर्स, तो वो राइफल को इस मसल्स के अंदर दबा के रखते हैं ताकि वो जो शॉक लगे वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एक्सप्लोजन्स में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है। हकीकत ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक यूनिवर्सल लॉ है, और ये कायनात में किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी प्लैनेट में चले जाएं, किसी भी गैलेक्सी में चले जाएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम छोटे से छोटे लेवल, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की बात करें, और बड़े से बड़े लेवल, चाहे गैलेक्सीज की, स्टार्स की बात करें, हर जगह पर एप्लीकेबल। तो ये था आज का टॉपिक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में।